हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर और सीए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी। यूट्यूब पर थ्योरी वीडियो डालने के लिए काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे मेरे चैनल पे कमेंट किया और काफ़ी स्टूडेंट ने व्हाट्सअप भी किया है कि सर जो थ्योरी है और जो रिवीजन वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे डाल दीजिए, काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। तो देखिए, रिवीजन वीडियोस तो आपकी यूट्यूब पे डलती जा रही हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थ्योरी की। तो अब यूट्यूब के ऊपर सीरीज ऑफ वीडियो डलेंगी जहाँ पर हम सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे। और आपको बता दूं कि सीए इंटर एग्जाम के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में 20 नंबर की थ्योरी आती ही आती है। और थ्योरी एक ऐसी चीज है जिसमें आईसीआई ज्यादा उठापटक नहीं कर सकता, यानी कि ज्यादा खेल नहीं सकता। तो थ्योरी इन्हीं में से आएगी। डिफाइन बोल देगा या एक्सप्लेन बोल देगा, डिस्क्राइब बोल देगा, बट टर्म तो वही रहेगा। तो थ्योरी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में। बल्कि मैं तो यहां तक बोलता हूं अपने स्टूडेंट को कि थ्योरी इज लाइक ए मदर, यानी कि एग्जाम के अंदर प्रैक्टिकल को पिताजी बोले और थ्योरी को अगर माताजी मदर बोले तो मदर कभी धोखा नहीं देगी आपको। यानी थ्योरी के अंदर आपके गिने चुने क्वेश्चन है, उनको भी 3 पार्ट में तोड़ दिया, कैटेगरी ए, बी और सी के अंदर। तो कैटेगरी ए वाले आपकी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कैटेगरी ए वाली थ्योरी अगर आपने कर ली तो मजा आ जाएगा, आराम से एग्जाम में कर लेंगे। कैटेगरी ए वाले थ्योरी क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं कैटेगरी बी और सी के कंपैरिजन में। और आपको बता दूं, कैटेगरी बी और सी में कौन सी थ्योरी आती है? कैटेगरी बी और सी के अंदर आती है वो थ्योरी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड है या जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। उदाहरण के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मान लो थ्योरी के रूप में आ जाए कि एक्सप्लेन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 नंबर का, आराम से लिख लेंगे आप। आपको अलग से उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूरा फॉर्मूला कैसे बना है, इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, ये पूरी की पूरी बातें बहुत डिटेल में हमने लेक्चर में कवर की है। तो वहां से आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 नंबर पूरे मिलेंगे आपको। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बिल्कुल स्पेसिफिक वही वर्ड्स आईसीआई के स्टडी मैट से उठ के एग्जाम के पेपर में लिखें, सॉल्यूशन पेपर में लिखें, जरूरी नहीं है। कुछ कीवर्ड्स हैं हाँ जो लिखने चाहिए, बट उसके अलावा बाकी पूरा थ्योरी का जो आंसर है वो आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। तो कॉस्टिंग पेपर जिनको मुश्किल लगता है सीए इंटर लेवल पर, यहां पर मैं सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं ऑल ओवर इंडिया, अगर थ्योरी कॉस्टिंग पेपर आपको मुश्किल लगता है तो थ्योरी आपको बचा सकती है। 20 नंबर की थ्योरी एग्जाम में वही आनी है जो बुक के अंदर दी है। कैटेगरी ए, बी और सी में डिफाइन भी कर रखा है, और थ्योरी में आईसीआई ज्यादा उठापटक नहीं कर सकता है। तो अगर 20 नंबर आपने वो पक्के कर लिए तो एग्जाम में कैसे करना चाहिए आपको? सबसे पहले थ्योरी वाला क्वेश्चन ही कर लो। अगर आपने थ्योरी की प्रिपरेशन अच्छे से की होगी ना, और यहां पर मजे की बात यह है कि थ्योरी करने के लिए आपको ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। आपको थ्योरी को समझना है, एग्जाम में आराम से लिख लोगे आप। कुछ जगह एक आध हेडिंग या पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे, यानी कम मेहनत के अंदर 20 नंबर को आप सिक्योर कर सकते हो। अब सोचो, एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे, कॉस्टिंग का पेपर आ गया आपके सामने, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले आपने करा थ्योरी वाला क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी में आप कॉन्फिडेंट है। 20 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन करने में आपको समय भी कम लगेगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना एग्जाम हॉल के अंदर, और उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट आपके बाकी पेपर के ऊपर पड़ेगा, उसकी बराबरी कर पाना पॉसिबल नहीं है अगर थ्योरी आखिरी में करते हैं वो वाले स्टूडेंट्स। तो थ्योरी पहले करनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है थ्योरी आपने पढ़ी हुई हो, थ्योरी को आपने रिवाइज किया हो 2 से 3 बार, है ना। तो थ्योरी फ्लो में आप लिखें, उतना सोचना ना पड़े आपको, फ्लो में लिखते जाएं। उसने पूछा भाई इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिफरेंसेस टॉपिक को एक्सप्लेन करें और फटाफट से लिख दें, ज्यादा सोचना ना पड़े आपको। तो अगर शुरू में आप 20 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। हालांकि पूरे पेपर को करने से पहले आपको देखना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको इजी लगता है। सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन को करिए, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते जाइए। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको लगता है सबसे आखिरी में करिए, सबसे आखिरी में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है।
अच्छा, यहां पर हम क्या करने वाले, हम पूरी थ्योरी कवर करेंगे। कहां से कवर करेंगे? स्टडी मैट से कवर करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो इन यूट्यूब वीडियोस को आप 2 से 3 बार देखिए आराम से। आप एक बार देखेंगे आपको मजा आएगा। और देखना, मेरी अप्रोच इसमें यह रहेगी कि आपको मैं थ्योरी इस तरीके से समझाऊं कि आप उसका मीनिंग, डिफरेंसेस को फील कर पाए। एक बार आप डिटेल में समझ गए और उसके डिफरेंस को फील कर पाए तो आपको थ्योरी याद करने में मुश्किल नहीं आएगी, और याद करने में जो एफर्ट्स आपको देने होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो आपको यहां पे मिलेगा इसका एडवांटेज। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी मैट को निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग समझा देता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग था पहले इसका नाम, अब हो गया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का सिंपल मतलब है कॉस्ट की अकाउंटिंग करो। कभी भी कोई कंपनी जो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच के प्रॉफिट कमाना चाहती है तो उसे क्या निकालना पड़ेगा? पहले कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आई एक प्रोडक्ट को बनाने में, इसकी जानकारी कंपनी को होनी चाहिए। उसके बाद उसमें अपना वो डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करके क्या निकाल लेंगे? सेलिंग प्राइस। मार्केट में बेचना शुरू करो। तो ये होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली कॉस्ट के डेटा को प्रॉपरली अकाउंट करना और जो जानकारियां आपको चाहिए कॉस्ट से संबंधित उनको गैदर करना और टॉप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग को मैं आपकी डे टू डे लाइफ से भी लिंक कर सकता हूं। आपके पिताजी को पहले से पता होना चाहिए कि घर का मंथली खर्चा कितना है, किस आइटम पे कितना खर्चा, किस आइटम पे कितना खर्चा। अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट कितना, खाने पीने खर्च कितना, कपड़ों खर्च कितना, मेडिसिन खर्च कितना, उन्हें पता होना चाहिए। उसी के बाद तो वो डिसीजन लेंगे कि किस खर्चे को हमें कम करना है, किस खर्चे को हम बढ़ा सकते हैं और कौन सा खर्चा रीजनेबल है। तो ये कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट। और आपके घर के कौन है टॉप मैनेजमेंट? आपके पिताजी। नॉर्मली ऐसा होता है कि इंडियन कल्चर के अंदर घर का जो टॉप मैनेजमेंट जिनके हाथ में होता है वो होते हैं पिताजी। हालांकि धीरे धीरे अब देश बदल रहा है, वर्किंग वुमेन्स बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात है। तो ऐसे केस में घर की टॉप मैनेजमेंट वुमेन भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, माता जी भी हो सकती है। लेकिन अभी तक वैसे सिनेरियो बदलता हुआ है, या ये कह लीजिए कि आज के 10 साल पहले तक ये टॉप मैनेजमेंट वाली जो अथॉरिटी थी ये पिताजी के हाथ में थी, वो डिसीजन लिया करते थे। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग की जिम्मेदारी किसकी? मदर की। 10 साल पहले वो बताया करती थी कि ये खर्चे होते हैं, इस आइटम पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना, इस पे इतना। पिताजी करते थे मैनेजमेंट, कौन सा खर्चा कम, कौन सा खर्चा ज्यादा, कौन से खर्चे पे कट लगेगा, कहां लिबर्टी मिलेगी, ये सब काम था पिताजी का। तो इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं और कंपनी से लिंक कर दूं तो क्या बन गया? कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम है कॉस्ट डेटा को कलेक्ट करना, और टॉप मैनेजमेंट का काम है उसके ऊपर डिसीजन लेना। खर्चे के बारे में पूरी जानकारी होने के बाद ही कंपनी सही निर्णय ले पाती है। तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग संक्षेप में आपको समझा दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये आपका स्टडी मैट है, इंट्रोडक्शन। निकाल लीजिए स्टडी मैट, इंट्रोडक्शन। इसको शुरू करने से पहले मेरे मन में एक बात आई कि आपने ये सुना होगा, एक गाना था, एक सॉन्ग था कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ऐसे में क्या होता है? प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कंपनी के केस में ऐसा ना हो कि आमदनी तो अठन्नी हो और खर्चा रुपया। तो उससे बचने के लिए कंपनी को कॉस्ट का मालूम होना चाहिए, तभी वो इंश्योर कर सकती है कि कॉस्ट को कम करना है या इसे कंट्रोल करना है, इसको बढ़ने नहीं देना आगे। देखो नॉर्मल लाइफ में हम क्या बोलते हैं? सबको आगे बढ़ने दो, सबको फ्रीडम दो, जाओ आसमान छू लो, है ना, जिंदगी में कुछ बड़ा करो। बट कॉस्ट एक ऐसी चीज है जहां पे इसे क्या बोलते हैं? इसे कम करो, इसे बढ़ने मत दो।
अगर ये बढ़ गई तो दिक्कत हो सकती है, तो इसे बढ़ने मत दो। अच्छा, इंट्रोडक्शन में देखिए एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, मिस्टर माइकल पॉटर। आपको बता दूं, मिस्टर माइकल पॉटर के बारे में आप सीए फाइनल के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मुझसे। तो सीए फाइनल में जो कॉस्टिंग है, वहां पर माइकल पॉटर के बारे में आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितने विद्वान व्यक्ति हैं, कितने गुणी व्यक्ति हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, इसका मतलब क्या है, ये अभी जिंदा है। ये बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, बिजनेस कोच रह चुके हैं ये। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उन्हें बहुत अनुभव है। तो उन्होंने कॉस्टिंग चीज को मैनेज करने के लिए, कॉस्ट को मैनेज करने के लिए, कंपनी में कैसे डिसीजन ले उस बात को समझाने के लिए तरह तरह की बुक्स लिखी हैं, तरह तरह के मॉडल्स लिखे हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हम कहां पर, सीए फाइनल में। तो ध्यान देना, जो इंट्रोडक्शन के अंदर इनका नाम लिखा हुआ है ना, ये नाम सीए फाइनल की कॉस्टिंग न्यू सिलेबस में आप पढ़ेंगे। वहां पर इन्होंने कॉस्ट लीडरशिप की बात की है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात की है ना। तो बहुत सारी बातें इन्होंने की है। इसका आपको सारांश में मीनिंग समझा देता हूं। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब होता है कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना, कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना। जो कंपनी कम से कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन करती है, वो कंपनी अपना सेलिंग प्राइस कम करके अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से आउट, नमस्ते टाटा बाय बाय कर सकती है। कैसा लगा, आया मजा? दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्ट कम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक और तरीका है मार्केट को रूल करने का। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम लाओ। आपके प्रोडक्ट में जितनी बढ़िया और बेहतरीन फीचर्स होंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की होगी, मार्केट के अंदर इससे भी कॉम्पिटिटर को नमस्ते कर सकते हैं कि साहब आपका समय गया, हमारा समय आ गया। समझ गए बात को? तो ये क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर दो। कस्टमर को बता दो कि मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंट है, इसमें क्वालिटी अलग है, इसमें फीचर्स अलग हैं, इसके अलग एडवांटेज है। तो दो तरीके उन्होंने बताए। हालांकि ये तरीके आप सीए फाइनल के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए मीनिंग में यहां पर मैं जैसे बात करता हूं कॉस्ट। कॉस्ट माने क्या? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कुछ भी चीज, कोई भी खर्चा, क्या बोलेंगे उसको हम? कॉस्ट बोलेंगे। आपने बुक्स खरीदी, कॉस्ट। पेन खरीदा, कॉस्ट। लैपटॉप खरीदा पढ़ाई के लिए, कॉस्ट। तो सारे के सारे खर्चे क्या हैं? कॉस्ट कहलाते हैं। बट ध्यान देना, यहां पर दो शब्द लिखे हैं, एक्चुअल और नोशनल। एक्चुअल मतलब आपकी जेब से एक्चुअल में पैसे गए, एक्चुअल में पैसे गए। दूसरा होता है नोशनल, पैसे गए तो नहीं मगर वो जाने के बराबर है। पैसे गए तो नहीं मगर वो जाने के बराबर है। अब इसका एग्जांपल लीजिए आप। एक व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक शॉप को रेंट पे लिया, धंधा शुरू किया। तो रेंट पे जो लिया, रेंट क्या है? कॉस्ट। दूसरा व्यक्ति, उसके पास भी एक शॉप थी। उसने अपनी शॉप को किसी व्यक्ति को किराए पे दे रखा था। वहां से मैंने क्या आ रहा था? किराया, रेंट, उसकी इनकम थी ये। समझ गए बात को? वो ओनर है, उसकी इनकम थी ये। अब ये इनकम थी उसकी। अब उसने निर्णय लिया कि वो इसमें बिजनेस करेगा, तो क्या रेंट आएगा? रेंट आना बंद हो जाएगा। तो इनकम का ना आना या आती हुई इनकम का रुक जाना, ये भी क्या है? कॉस्ट। बट ये कौन सी कॉस्ट है? नोशनल कॉस्ट। इस प्रकार के कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी क्यों? एक अपॉर्चुनिटी थी जिसके तहत हम रेंट रिसीव कर रहे थे हर महीने, उस अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना पड़ा। तो जो अपॉर्चुनिटी थी, हम रेंट कमा रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक तीसरा व्यक्ति है, उसके पास भी शॉप है बट वो खाली पड़ी है, कोई रेंट नहीं आता। उसने निर्णय लिया कि इस शॉप पर बिजनेस शुरू करना है, धंधा शुरू करना है। तो बताओ, यहां पर रेंट आ तो नहीं रहा मगर आ सकता है। तो क्या ये
रेंट की इनकम जो आ सकती थी, आ नहीं रही थी, क्या यह भी खर्चा है, हाँ या नहीं? इसका जो भी आंसर है वीडियो को यहीं पर पॉज करो, पहले कमेंट में लिख के बताओ कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद हम इसका आंसर मैं दूंगा अभी, लेकिन पहले वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट में लिख के बताओ कि अगर रेंट, खाली दुकान पड़ी थी, रेंट नहीं आ रहा था, खाली दुकान पड़ी थी, रेंट नहीं आ रहा था और उस पर अब दुकान लगाने की बात चल रही है, तो क्या वो रेंट जो आ सकता था, क्या वो भी कॉस्ट है, यस और नो? कमेंट करके बताओ। अब सुनो इसका जवाब, हाँ जी ये भी कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है ये? नोशनल कॉस्ट। तो पहले खर्चे को पहचाना कि कौन सा खर्चा खर्चा है। देखो, पैसा हमारी जेब से जाए या फिर आता हुआ पैसा रुक जाए, या फिर पैसा आ सकता था और अब आने के चांस भी खत्म हो गए, तो तीनों ही केस में क्या है? कॉस्ट। इसे बोलते हैं कॉस्ट। फिर कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग मतलब टेक्निकल प्रोसेस ऑफ एसेटेनिंग कॉस्ट, यानी वो तौर तरीके, वो मेथड जिनकी मदद से कॉस्ट को निकाला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटा सा एग्जांपल आपसे पूछूं कि बताओ भाई, आपकी कॉस्ट पर सब्जेक्ट क्या है? बता सकते हो आप? कॉस्ट पर सब्जेक्ट। कॉस्ट पर सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट को पढ़ने की कितनी कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ती है। तो आप क्या बोलोगे? आपके सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट, उनके लिए आपने कोचिंग क्लास भी ली, मार्केट से रजिस्टर खरीदा, पेन खरीदा, कैलकुलेटर लिया और अगर आपने, और जैसे कि जमाना भी चल रहा है पेन ड्राइव क्लासेस का, तो आपने पेन ड्राइव भी खरीदी, लैपटॉप भी लिया उसके लिए। तो ये जो सारे खर्चे आपने किए, इन सब खर्चों को जोड़ दो और इन सब खर्चों को जोड़ के कर दो डिवाइड बाई ऑल सब्जेक्ट। अगर आपने 8 सब्जेक्ट हैं बोथ ग्रुप, तो डिवाइड बाई 8, और अगर आप निकाल रहे हो एक ग्रुप का, तो डिवाइड बाई 4। क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर सब्जेक्ट। तो कैसे निकाला आपने कॉस्ट? सिंपल है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, एक मेथड है, इसी को बोलते हैं कॉस्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। समझ में आ रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ असेटेनिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग बेसिकली मींस कि कॉस्ट को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर दो। कॉस्टिंग के अंदर भी एंट्रीज बनती हैं, तो उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर दो। इसके भी अपने फॉर्मेट हैं जहां पर आपको कॉस्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सारे खर्चों को एक ही हेड में ना डालकर अलग अलग हेड में डाला जाएगा, ताकि उसे हम कंट्रोल कर सकें। एग्जाम्पल के लिए, घर के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं, फूड कॉस्ट, रेंट कॉस्ट, है ना, कपड़ों की कॉस्ट, क्लोथ कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट। तो जितने भी खर्चे एक घर में होते हैं, उन सब खर्चों को इनके रेस्पेक्टिव हेड में डालना इसीलिए अच्छा माना जाता है, इसलिए फायदेमंद माना जाता है कि आपको मालूम पड़ेगा किस हेड के अंदर कितना खर्चा हो रहा है और आप इसे प्रॉपरली कंट्रोल भी कर पाओगे। अगर मिसलेनियस खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो पक्की बात है पापा आपकी पॉकेट मनी काटने वाले हैं, आपकी पॉकेट मनी में कटौती होने वाली है। सुधर जाओ, पढ़ाई करो, ध्यान दो। तो और अगर फूड कॉस्ट कम हो गई है, तो चेक करेंगे यार फूड कॉस्ट कम क्यों हो गई, तो देखेंगे अगर फूड कॉस्ट कम हुई है, क्वालिटी में कोई कमी नहीं आई, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। वरना इसको भी इंप्रूव करो, बढ़ने दो कॉस्ट को, क्योंकि फूड अच्छी क्वालिटी का आपके लिए बेहद जरूरी है। तो इसलिए अलग अलग हेड में डालकर एक प्रॉपर मेथड के अंदर कॉस्ट को टोटल किया जाता है, उसको एक्यूमुलेट करके निकाला जाता है, ताकि उसको हम प्रोसेस कर सकें। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पहला पॉइंट बता दिया मैंने आपको, एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को निकालना। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरा, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है कॉस्ट को बढ़ने मत दो। प्रोडक्शन करने से पहले इस बात को तय करो कि प्रोडक्शन करने में कितनी कॉस्ट आएगी या कितनी कॉस्ट मैक्सिमम आनी चाहिए। उसके बाद इंश्योर करो कि एक्चुअल कॉस्ट उससे ज्यादा ना हो। इसे बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। आपने सुना होगा अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, सुना है आपने? अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, अपने आप पे काबू रखो, वही है ये कंट्रोल। यानी गुस्से पे कंट्रोल करो, आक्रामक मत हो जाओ, उसे रोको। वैसे यहां पर क्या है? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कंट्रोल करो। ऐसा क्यों बोलते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करो? भाई ज्यादा कॉस्ट खर्च कर दी तब कंपनी को नुकसान हो सकता है। कॉस्ट कंट्रोल।
अब देखो, इसके अंदर 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रिजल्ट। देखो, सीए कोर्स करने पर ना आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? मेन एडवांटेज देखो, डिग्री तो आपको मिलेगी, आपको जॉब भी मिलेगी अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी लाइफ भी सेट होगी आगे। और आप अभी तो कल्चर बदल गया है, तो आजकल लोग कोई ना कोई दोस्त बना लेते हैं अपना कोर्स करते करते करते, और फिर उसी से मैरिज कर लेते हैं। तो ये जो है, मतलब इसके बारे में बोलना नहीं चाहिए, ये जो है एक नया भारत है, एक नया भारत ये बन रहा है जहां पर हम एक वर्किंग वुमेन को भी उभरता हुआ देख रहे हैं। तो इस कोर्स में क्या एडवांटेज है? ये कोर्स बनाता है आपको प्रैक्टिकल, और आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आप में डेवलप करने की पूरी कोशिश करता है, और कर भी देगा। डिग्री तभी मिलेगी आपको जब आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएंगी। एबिलिटी नहीं आएगी तो जब तक लटका के रखेगा आईसीआई, लेकिन जैसे उसको लगता है कि नहीं भाई, अब ये व्यक्ति तैयार हो चुका है, इसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बन चुकी है, इसे डिग्री दो, मार्केट में जाने दो, उसको मार्केट में से सर्विसेज ऑफर करने दो। तो डिसीजन मेकिंग स्किल से क्या फायदा? एक, इसमें आप डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचते हो। देखो, एक तो होता है कि यार तुरंत डिसीजन ले लो फटाफट से, एक होता है सोच समझ के लो। फायदेमंद कौन सा? सोच समझ के लो। अगर इस बात से सहमत हो, नीचे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैं इस बात से सहमत हूं, सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन गलत हो सकता है। वही बात ये बोल रहा है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, बट पहले ये तो चेक करो कितनी खर्च करनी है, इस बात को तो शो करो कितनी खर्च करनी है, इस बात को तो एस्टिमेट करो कितनी कॉस्ट खर्च करनी है। इसके लिए पहले सोचना पड़ेगा परफॉर्मेंस, जो प्रोडक्ट कंपनी बनाकर बेचना चाहती है उसकी क्वालिटी क्या होगी, उस क्वालिटी को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, किस प्रकार की लेबर लगेगी, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, इसका प्रोडक्शन कहां पर होगा, घर पर हो जाएगा या फैक्ट्री लेनी पड़ेगी किराए पर? हाँ, तो पहले तय करो, उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि एक यूनिट को बनाने में मैक्सिमम इतना खर्चा आना चाहिए, मान लो 100 रुपए पर यूनिट। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? डिटर्मिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड रिजल्ट्स, यानी परफॉर्मेंस। फिर सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी अब काम चालू कर दो, प्रोडक्शन एक्चुअल में होगा तो एक्चुअल कॉस्ट आएगी, एक्चुअल कॉस्ट निकालो कितना खर्च आया। थर्ड पॉइंट, कंपेयर करो। फोर्थ पॉइंट, वेरिएंस निकालो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो और एक्शन लो। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका। पहले एक परफॉर्मेंस सेट करो, उसके बाद उस परफॉर्मेंस को मीट करने के लिए कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट इनकर करनी चाहिए। आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को ऐसे बोलिए, कॉस्ट चाहिए, स्टैंडर्ड मतलब चाहिए, कॉस्ट मतलब कॉस्ट, तो इतनी कॉस्ट खर्च होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर एक्चुअल में कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन चालू करो, चेक करो एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई। अगर एक्चुअल में आने वाली कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है, मजा आ गया। एक्चुअल में प्रोडक्ट जो बना है उसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा या बराबर है, तो मजा आ गया, किला फतेह हो गया। तो ये है पूरा स्टेप, पूरा तरीका डिसीजन मेकिंग का। अब इसको मैं आपसे लिंक करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई करनी है, स्टूडेंट मुझसे पूछते सर स्टडी प्लान बताओ, कितने घंटे पढ़ूं और कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ूं, कौन सा कम पढ़ूं। तो देखो, स्टडी प्लान कैसे बनेगा आपके लिए स्पेसिफिक, आपका अपना, आपके लिए कैसे बना सकते हैं आप, इस बारे में बात करूंगा डिटेल के अंदर। सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। रिजल्ट के दिन आप रैंक लाना चाहते हैं, अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो क्या टॉप 10 में आना चाहते हैं? अच्छा टॉप 10 में आना चाहते हैं आप। अच्छा टॉप 10 में आना चाहते हैं तो भैया कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? निकाल लिया? कैसे निकाला? पिछले स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखो, जो रैंक 1 लाए हैं, 2 लाए हैं, 3 लाए हैं, 4 लाए हैं, कितने मार्क्स उनके आए हैं, लिखो, एक रजिस्टर में लिखो, आपको पता पड़ जाएगा यहां पर कि यार इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे भैया। तो ये क्या है, इतने मार्क्स तो आने चाहिए, तब रैंक की उम्मीद कर सकते हो आप। अच्छा, आपने पता कर लिया कि भाई इतने मार्क्स तो लाने चाहिए पड़े, मतलब इतने मार्क्स तो लाने पड़ेंगे तभी रैंक आ पाएगी भाई। अच्छा, अगला सवाल, कितने घंटे पढ़ाई करें? अच्छा कितने घंटे पढ़ाई करें, इसके लिए आप उन टीचर्स की बात सुने जो इस बारे में आपको एक्चुअल में सही गाइडेंस दे रहे हैं। 6 घंटे में रैंक आ सकती है क्या? 99% जवाब है नो, एक्सेप्शन हो सकते हैं।
अगर रैंक लानी है तो भाई 10-12 घंटे का एवरेज निकलना पड़ेगा। मैंने एवरेज बोला है, कभी कभी कम पढ़ोगे, कभी कभी ज्यादा। तो ऐसे में आप किनको सुनो? जो टीचर सही गाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, उन स्टूडेंट को सुनो जो रैंक लेकर आए हैं। आपको मालूम पड़ जाएगा कि भैया कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपके पास 2 पैरामीटर हो गए। पहला, कितने नंबर लाने पड़ेंगे, यानी इतने नंबर तो आने ही चाहिए। दूसरा, इतने नंबर आने के लिए कितने घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, यानी इतने घंटे तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। अब देखो इसके बाद क्या होगा। अब आप खुद को एनालाइज करो। ये तो आपने मार्केट को एनालाइज किया, पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज किया, है ना। आपने चेक किया कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब चेक करो कि ये सब पढ़ाई करने के लिए जो मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपको किस प्रकार से लाने हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहां पर आपको, जिनसे आपको प्यार होगा। कुछ स्टूडेंट को थ्योरी पेपर से प्यार होता है। प्यार मतलब है जब उसे पढ़ाई करते तो मन लग जाता है, एक मन सा लग जाता है, मन करता है कि पढ़ते जाओ, एक मजा आने लगता है कि यार मजा आ गया, पढ़ते रहो यार। समझ में आ रही बात? माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से पढ़ रहे हैं, मन में बात फील भी हो रही है कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जो पढ़ रहे हैं समझ में भी आ रहा है, तो लगेगा ही नहीं आपको आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप कूलली पानी की तरह बह जाएंगे, आप पढ़ाई के फ्लो में चले जाएंगे। तो ये बात आपको खुद देखनी पड़ेगी कि कौन से वो सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको प्यार है। तो देखो, जहां पर आपको प्यार है वहां पर आपको अपनी 100% एफिशिएंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जहां पर आप ज्यादा मार्क्स लाकर एग्रीगेट को बीट करोगे और रैंक लेकर आओगे। ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी तो हो सकते हैं जहां पर मुझे प्यार ही नहीं है, जो मैं जबरदस्ती करता हूं सर। ठीक है, एग्री करता हूं, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता ही है। इसका तरीका यह है कि या तो उनसे जबरदस्ती प्यार करो, जबरदस्ती पढ़ाई करो, टाइम बनाओ, 4 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ो, फिर उसे छोड़ो मत। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट है, मन नहीं लग पा रहा इसके अंदर, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, स्कैनर में उसकी पास्ट कैटेगरी देखें और जो मेन चैप्टर्स हैं, मेन चैप्टर्स वो कितने मार्क्स के आए हैं पहले, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है एग्जाम के अंदर, उसको स्टडी करें और फिर उन सब्जेक्ट में उन चैप्टर पर ज्यादा स्ट्रेस रखें, बाकी को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। लेकिन रैंक लानी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये सब काम करने पे बन जाएगा आपका प्लान। यानी आपने पहला काम कर दिया, डिटरमिनेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड और रिजल्ट। दूसरा काम, अब पढ़ाई चालू करो। कितने घंटे पढ़े, लिखो। कितना आउटपुट आया, लिखो। मेन क्या है, आउटपुट। 16 घंटे किताबों के सामने बैठने के बाद भी आउटपुट अगर 4 घंटे का आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, बेकार है। ध्यान देना पड़ेगा कौन सा पॉइंट डिस्ट्रैक्शन का, कहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कौन सा पॉइंट है जहां पर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कंपैरिजन। आप कंपेयर कर लो, क्या होना चाहिए था, क्या एक्चुअल में हुआ, दोनों को कंपेयर कर लो। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसी को बोलते हैं वेरिएंस। ऐसा पॉइंट नंबर 4, इसको एनालाइज करो। आपने सोचा था कॉस्टिंग के आज 18 क्वेश्चन करूंगा, 9 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन आप सिर्फ 8 ही घंटे पढ़ पाए, क्वेश्चन भी आप कम कर पाए। तो रीजन को आइडेंटिफाई करो, क्या रीजन रहा वो, क्यों कम पढ़ पाए आप, आपका मन क्यों नहीं लगा, क्या रहा वो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट, किससे बातें कर रहे थे आप व्हाट्सएप के ऊपर। इसको एनालाइज करो तो समझ में आ गई पूरी बात, चारों पॉइंट, कि कैसे आप भी इसको इंप्लीमेंट करके अपनी इंप्रूवमेंट ला सकते हो और कैसे कंपनियां इसको इंप्रूव करके इंप्लीमेंट करके इंप्रूवमेंट लेके आती हैं। अगला पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट। सिंपल सा मतलब यार, 1 यूनिट पहले 10 रुपए की बनती थी, अब बनती है 9 रुपए की, 1 रुपया गया है रिडक्शन। बट ये परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 10 बार में से 1 बार हो गया, पूरे साल में से 1 बार हो गया कि अरे बड़ी कम कॉस्ट बन गई, ऐसा नहीं। इट शुड बी परमानेंट। अक्सर अब ऐसा ही होगा, अब 9 रुपए पर बनेगा भैया, ये हर बार 10 पे बनता था, अब 9 पर ही बनने वाला है, ये परमानेंट। दूसरा पॉइंट है रियल। रियल मतलब है एक्चुअल में कॉस्ट कम हो। ध्यान देना, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है आपके यहां पर ऐसा नहीं फिगर को मैनिपुलेट कर रहा है वो।
ध्यान देना इस बात पर कि फिगर को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, वो रियल डेटा होना चाहिए, रियल एंड परमानेंट रिडक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट रिडक्शन। अब देखिए यहां पर है वैल्यू चेन एनालिसिस। ये किसने बताया था? मिस्टर माइकल पॉटर ने। आपको फिर से बता दूं, वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल सीए फाइनल का टॉपिक है, आपको समझा देता हूं। ये एनालिसिस ये बोलता है कि जो भी एक्टिविटी आप करते हो अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, उस एक्टिविटी को दो कैटेगरी में तोड़ दो। एक तो वो कैटेगरी जहां पर आपको इससे फायदा हो रहा है, आपका पर्पस अचीव होने के पास पहुंच रहे हो आप, या पर्पस अचीव हो रहा है। दूसरा वो एक्टिविटी जो सिर्फ एम ही कर रहे हो, फायदा तो है ही नहीं, तो इन्हें बोलते हैं नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें बोलते हैं नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। तो ये पॉटर साहब ने क्या बोला कि साहब ऐसी एक्टिविटी को हटा दो, काम की थोड़ी है कोई, ये तो बेकार एक्टिविटी है। अब कंपनी केस में कैसा होता है? सपोज करो ये है कंपनी की फैक्ट्री का स्पेस, ऐसे बनते हैं जी मेरे चित्र, समझा दूंगा मगर आपको बात। और ये रहा आपका स्टोर रूम, SR लिखा है मैंने स्टोर रूम, और ये मान लो फैक्ट्री है, शॉर्ट में लिख दिया FACT डॉट फैक्ट्री। यहां पर क्या होता है जी? फैक्ट्री में होता है जी प्रोडक्शन, स्टोर रूम में क्या होता है जी? वहां पे रखा रहता है मटेरियल। और सपोज करो स्टोर रूम से फैक्ट्री का जो डिस्टेंस है मान लो 2 किलोमीटर है। कितना? 2 किलोमीटर। अब मुझे बात बताओ, अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने, ध्यान देना, प्रोडक्शन मैनेजर ये क्या काम करता है? प्रोडक्शन करता है भाई, तभी तो नाम है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला साहब 1000 यूनिट बनानी है। किसको? फैक्ट्री के जो इंप्लॉइज हैं उनको। उन्होंने कहा ठीक है जी बनाते हैं 1000 यूनिट। जब चेक किया तो पता लगा मटेरियल तो है ही नहीं। कहां से मंगाएंगे बताओ? कहां फोन घुमाएंगे? स्टोर रूम में। स्टोर रूम में फोन घुमाया, मटेरियल आया, गाड़ी आ रही है भैया यहां से मटेरियल लेकर। क्या ये एक्टिविटी है? क्या ये काम है? स्टोर रूम से फैक्ट्री तक माल पहुंचाना, क्या ये काम है? हाँ काम है। हाँ काम मतलब एक्टिविटी है। हाँ क्या इस एक्टिविटी पर कुछ खर्चा करना पड़ रहा है आपको? यस सर। जब गाड़ी जाएगी छलंगा मार दी हुई, खर्चा तो होगा सर, पेट्रोल तो लगेगा ही ना, ड्राइवर भी बैठा हुआ है, सैलरी तो मांगेगा ही वो, और पेट्रोल भी खर्च होगा। ऐसा नहीं बोल पाएगा साडा तो पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, ऐसा नहीं बोल पाएगा वो, पेट्रोल लगेगा। तो क्या हो रहा है जी? खर्चा हो रहा है। तो इस एक्टिविटी पे खर्चा तो हो रहा है, क्या इसका एडवांटेज कस्टमर को मिल रहा है? क्या प्रोडक्ट में कुछ एडिशन कर रहा है ये खर्चा? क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ एडिशन कर रहा है ये खर्चा? क्या ये काम, क्या वो ड्राइवर जो गाड़ी को छलांगा मार दिए लेके जा रहा है, क्या उसका ये काम प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ ऐड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। अगर ये स्टोर रूम फैक्ट्री के अंदर ही होता या फैक्ट्री के बिल्कुल बगल में होता तो मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी आ जाती? अरे जब पास रहने से कमी नहीं आ रही तो दूर रहने से इंप्रूवमेंट कैसे होगा? इसका मतलब है ये एक्टिविटी क्या है? नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। साहब ये एक ऐसी एक्टिविटी है इसमें कंपनी खर्च तो कर रही है, पैसे तो ढीले हो रहे हैं मगर फायदा नहीं हो रहा। तो क्या बोला मिस्टर माइकल पॉटर साहब ने? इन्होंने बोला भाई साहब ऐसी एक्टिविटी को हटा दो, अगर पॉसिबल हो तो। हटा नहीं सकते, कम तो कर दो भैया, इस 2 किलोमीटर को घटा के 1 किलोमीटर ही कर लो। स्टोर रूम पास में किराए पे ले लो, 500 मीटर कर लो ना, स्टोर रूम और कम पास पे ले लो, किराए पे तो लेना है आपको, ले लो पास में। समझे? तो ये बोला किसने? मिस्टर माइकल पॉटर ने। बड़े ही गुणी व्यक्ति हैं ये, इनके बारे में बहुत डिटेल में, बिल्कुल डीपली। कहां पढ़ते हैं? सीए फाइनल के अंदर। तो मजा आया इसके अंदर? मजा आया तो वीडियो नीचे कमेंट करो और बताओ सर की मजा आया। इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको मजा आ रहा है, आपको बात समझ में आ रही है। और साथ में वीडियो के नीचे ये भी कमेंट करके बताओ कि क्या इस थ्योरी के अंदर कुछ और भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट है, कुछ और भी चाहते हो कि मैं ऐड कर दूं, कुछ और चीज में आप पढ़ा दो यहां पर, इससे आपको फायदा हो। देखो रिवीजन वीडियो वो तो यूट्यूब पर डाली रही है, रिवीजन वीडियो वहां से कर लो आप,
ये रहा थियोरी का। 20 नंबर की थियोरी आती है साहब, 20 नंबर की थियोरी तो आती है, तो 20 नंबर की थियोरी जेब में रख लो ना। अरे 20 नंबर जेब में आ गए तो टेंशन कम हो गई ना फिर आपकी। तो समझ गए? अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। चलो आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, मैनेजमेंट को मैं 3 कैटेगरी में तोड़ देता हूं जी, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लो मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट मतलब कंपनी के बड़े अधिकारी, लो मतलब कंपनी के निचले स्तर के अधिकारी, सबसे लो मैनेजमेंट, और मिडिल मतलब इन बिटवीन। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में क्या रोल होता है इनका बताता हूं मैं आपको, ध्यान देना जरा। टॉप मैनेजमेंट लेता है बड़े बड़े डिसीजन, बहुत बड़े बड़े डिसीजन, और लो मैनेजमेंट थोड़े से कम, उसका एरिया डिफाइन होता है कि आपको इस एरिया में डिसीजन लेना है। इस एग्जांपल को पहले मैं आपसे लिंक करता हूं, फिर आप समझ पाओगे। अगर घर की मैं बात करूं तो ये रहे जी पिताजी, ये क्या है जी, ये है टॉप मैनेजमेंट में। अच्छा जी, माता जी कहां है, मदर कहां पर है? मदर को मैं बोलता हूं मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट। अच्छा, और आप कहां पर हैं? लो मैनेजमेंट। मैंने ये मानते बोला कि आप छोटे हैं घर के अंदर, है ना, तो लो मैनेजमेंट। अच्छा, पिताजी क्या डिसीजन लेते हैं बड़े बड़े? घर कहां खरीदना है, कौन सी लोकेलिटी में घर खरीदना है, कौन सी सोसाइटी में घर खरीदना है, कहां पे जमीन खरीदनी है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करूं, पिताजी के बड़े बड़े डिसीजन। अच्छा, माता जी के डिसीजन क्या है? मिडिल मैनेजमेंट, थोड़े छोटे लेवल के डिसीजन, एरिया थोड़ा डिफाइंड है, कम है। जैसे घर के लिए सामान किस किराना शॉप से खरीदना है, पास में कौन सा डॉक्टर अच्छा है इसके पास जाना है, छोटी मोटी बीमारी के लिए, ये कौन डिसीजन लेता है? माता जी। अब बात करूं आपकी लो मैनेजमेंट, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर कम होती है, आप छोटे मोटे डिसीजन ले सकते हो बस। जैसे ब्रेड लाने गए आप, आपके पापा ने बोला यार ब्रिटानिया कंपनी के लिए क्या आई हो, आपने बोला कि नहीं पापा उसकी मेरे को मजा नहीं आता, मैं तो फलाना कंपनी के लिए, दूसरी कंपनी के लिए क्या आऊंगा। पापा कहेंगे ठीक है यार ले आ, वही लिया। लो मैनेजमेंट। तो कंपनी के अंदर भी 3 प्रकार के मैनेजमेंट होते हैं। तो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन तीनों मैनेजमेंट को दी जाती है, और वो इस इंफॉर्मेशन का, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने डिसीजन लेने के अंदर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, परचेज मैनेजर, क्या बोला मैंने? भाई साहब एक है परचेज मैनेजर, बताओ जरा क्या करते होंगे, सोच के बताओ जरा, नीचे कमेंट करो क्या करते हैं ये। परचेज करते हैं सर, ये सही कहा आपने। क्या परचेज करते हैं? रॉ मटेरियल। अच्छा, अब परचेज मैनेजर आपको बता दिया गया कि जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, उस रॉ मटेरियल को अगर कंपनी इंटरनली प्रोड्यूस करे तो खर्चा आता है मान लो 10 रुपए पर यूनिट। कितना? 10 रुपए पर यूनिट। कितना? 10 रुपए पर यूनिट। और यह इंफॉर्मेशन परचेज मैनेजर आपको दे दी कि साहब ये लो, आपको बता दी इंफॉर्मेशन कि जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल होता है उसको अगर हम इंटरनली प्रोड्यूस करें तो कॉस्ट आएगी 10 रुपए पर यूनिट। अब बताओ परचेज मैनेजर इस इंफॉर्मेशन से कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेगा, किस इंफॉर्मेशन से कंपेयर करेगा उसको डिसीजन लेगा, जरा सोच के बताओ। पहले कमेंट कर लो, चाहो तो वीडियो को पॉज करो, पहले कमेंट कर लो। अब बताता हूं मैं, परचेज प्राइस से कंपेयर करेगा इसको, मार्केट में जाएगा सप्लायर के पास, उनसे कोटेशन लेगा। मान लो सप्लायर बोलता है भाई 11 रुपए पर यूनिट दूंगा। अब बताओ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 10 रुपए और मार्केट में कोटेशन मिली 11 रुपए की। बताओ भाई क्या डिसीजन ले परचेज मैनेजर, उसे बाहर से खरीदना है कि नहीं खरीदना है? उसे बाहर से नहीं खरीदना है। क्यों भैया 1 रुपए महंगा क्यों खरीदे? जब वही चीज वही क्वालिटी कम खर्चे पे घर में बने तो बाहर से क्यों खरीदे? वही चीज वही क्वालिटी कम खर्चे पर घर में बने तो बाहर से क्यों खरीदे? तो ये इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं मैनेजमेंट के लोग और डिसीजन मेकिंग में उनको इससे हेल्प मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मजा तो आ ही रहा होगा आपको पढ़ाई करने के अंदर। बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडी ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, रटना नहीं, समझना। समझेंगे तो मजा आएगा, अपनी चीजों से रिलेट करेंगे तो मजा आएगा, समझ में आएगी पूरी कहानी। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल डिफरेंस, आपको बता दूं ये क्वेश्चन कैटेगरी ए क्वेश्चन है। एग्जाम में इस क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस ज्यादा रहते। एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर का आएगा साहब, सोचो 5 नंबर का आया और आपने ये 5 पॉइंट लिखे, कितने नंबर मिल गए आपको? पूरे 5 नंबर। इनको लिखने में समय कितना लगेगा? मैं समझता हूं कि इनको लिखने में आपको लगेगा हद से हद 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट, तो कम समय में ज्यादा मार्क्स। तो कैटेगरी ए क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ते हैं इसको। कैटेगरी ए, कॉस्ट कंट्रोल माने क्या होता है? कॉस्ट को कंट्रोल करो, कॉस्ट को बढ़ने मत दो। जैसे आपके पापा ने सपोज करो आपको 200 रुपए दिए, आपको रजिस्टर मार्केट से खरीदना था। आप गए अपने पापा के पास, अपने पापा को बोला पापा मुझे रजिस्टर खरीदने हैं, नोट बनाने, उसके ऊपर नोट्स बनाने। पापा ने 200 रुपए दिया आपको। 200 रुपए क्या आपके लिए? लिमिट। तो क्या करोगे आप? जो आपका एक्चुअल परचेज कॉस्ट ऑफ रजिस्टर है 200 रुपए से ऊपर तो नहीं जाने दोगे, क्योंकि 200 से ऊपर खर्च कर दिया आपने, 220 का लेकर आ गए, तो हो सकता है पापा 20 रुपए ना दें आपको। आप बोलो पापा 20 रुपए मेरी पॉकेट मनी से भी खर्च हो गया, 220 का आया। पापा बोलेंगे भाई देख ले 200 मैं तो दे चुका हूं, अब तू मजे कर भैया उसी के अंदर। तो कॉस्ट कंट्रोल। अब बात करते हैं रिडक्शन की। आपके मन में ये भी तो आ सकता है कि पापा ने 200 रुपए दिए हैं, यार इससे बार्गेनिंग करता हूं दुकानदार से, 2-3 दुकानों पे जाऊंगा, बार्गेनिंग करूंगा, 180 रुपए का लेकर आऊंगा, 20 रुपए बचाऊंगा। क्या होगा आपको क्या होगा इससे? फायदा। हो सकता है पापा के पास आप जाके बोलेंगे पापा आपने 200 दिए थे, 180 में आ गए रजिस्टर, 20 रुपए क्या मैं रख लूं? पापा मना करेंगे आपको? नहीं मना करेंगे, बोले ठीक है रख ले यार। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है? कॉस्ट कंट्रोल मतलब कॉस्ट को बढ़ने मत दो, कंट्रोल करो। रिडक्शन मतलब कम करने की कोशिश करो। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कॉस्ट को बढ़ने मत दो बट कम करने की कोशिश करते रहो। कैसा लगा? कॉस्ट को बढ़ने मत दो बट कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते रहो। कैसा लगा? डालो। तो यह है दोनों का कंक्लूजन। इससे फायदा क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी की कंपटीशन से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। हो सकता है आप एक ऐसा सेलिंग प्राइस रख दें अपने प्रोडक्ट का कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी कॉस्ट आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो गए ना, मार्केट से वो आउट। कहां कॉम्पीट कर पाएंगे आपसे? वो नहीं कर सकते कॉम्पीट। सबसे पहला पॉइंट है जो डिफरेंस का, कॉस्ट कंट्रोल एम्स एट मेंटेनिंग द कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। यानी कॉस्ट को मेंटेन करो, इसके ऊपर मत जाने दो। मतलब एक और शब्द यूज कर ले, मेंटेन करो, बात तो वही है। यहां पर क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। यहां पर क्या? कॉस्ट कंट्रोल सीक्स टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। यानी होता क्या है कि 4-5 ऑप्शन अगर हैं, आपस में उन्हें कंपेयर करो, एक लेवल निकालो कि भाई जैसे ये पेन है, सप्लाई ए से खरीदूंगा इतने का आएगा, बी से खरीदूंगा इतने का आएगा, सी से खरीदूंगा इतने का आएगा, डी से खरीदूंगा इतने का आएगा और ए से खरीदूंगा इतने का आएगा। तो पहले मैंने सबसे कोटेशन ले ली, लोएस्ट प्राइस निकाल लिया। अब मैं कंफर्म हो गया कि इससे ऊपर कॉस्ट को जाने नहीं देना और कॉस्ट को इससे कम रखना है। ये कौन बोलेगा? कॉस्ट रिडक्शन। तो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट है कॉस्ट रिडक्शन। नो कंडीशन इज परमानेंट सिंस चेंज विल रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। ये पॉइंट क्या बोलता है कि टेक्निक चेंज करो, कॉस्ट को कम कर पाना पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एम्फेसिस इज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। पहले कितना खर्चा आया था और प्रेजेंट, इससे ऊपर मत जाने दो। और यहां पर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अभी इतना खर्चा आ रहा है बट कोशिश करो भविष्य में खर्चा कम हो। तो पास्ट एंड प्रेजेंट, यहां पर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगला पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव एंड इट इज करेक्टिव।
प्रिवेंटिव मतलब प्रिवेंट करो कॉस्ट को बढ़ने से, प्रिवेंट करो। करेक्टिव मतलब कॉस्ट को करेक्ट करो, यानी ये कॉस्ट गलत है, करेक्ट करो मतलब कम करो। कॉस्ट कंट्रोल एंड्स व्हेन टारगेट इज अचीव्ड। 10 रुपए तक में बन जाना चाहिए था, 10 रुपए तक में बन गया, तो कॉस्ट कंट्रोल टारगेट अचीव्ड। कॉस्ट रिडक्शन हैज नो विजिबल एंड, यानी कि ये क्या है, लर्निंग प्रोसेस। जितना कम कर सको करते रहो, करते रहो, करते रहो, कम पे कम, कम पे कम, कम पे कम। तो जितना कम कर सको कम करते रहो। तो ये 5 पॉइंट है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पहले भी काफी बार आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप आराम से लिख भी सकते हो एग्जाम के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो और पूरे के पूरे पास में मिलेंगे आपको। 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। देखो एग्जाम का एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में जो लिखने का फॉन्ट आपका होना चाहिए ना, वो बड़ा होना चाहिए, मतलब बिग फॉन्ट, बिग फॉन्ट। एंड पेपर को थोड़ा लिमिट कर दो। जैसे मान लो ये आपका पेपर है जिसके ऊपर आप आंसर लिख रहे हो, मतलब शीट, तो यहां पे स्केल से लाइन खींच दो और यहां पर स्केल से लाइन खींच दो और यहां पे कुछ नहीं लिखना आपको, ब्लैंक। यहां पे भी कुछ नहीं लिखना आपको। कोशिश करो यहां पर लिखो, क्वेश्चन नंबर लिखो बीच में, जो क्वेश्चन नंबर 1A। अच्छा, अब यहां पे लिख रहे हो आप आंसर। एग्जाम में कैसे लिखना है बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे लिखना है आपको आंसर, तो ध्यान देना आपको बड़े फॉन्ट साइज लेने चाहिए, मतलब लिखते हुए आपको बड़े फॉन्ट में लिखना है, छोटे फॉन्ट मत कर दो। मतलब अगर मैं एक फनी तरीके से बताऊं तो आपने डॉक्टर की हैंडराइटिंग देखी होगी, डॉक्टर के पास कभी ना कभी तो गए होंगे आप अपने किसी दोस्त को लेकर, रिलेटिव को लेकर, उनकी राइटिंग देखी है आपने कितनी होती, छोटी 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 छोटी। वैसे नहीं लिखनी, वैसे नहीं लिखनी, आपको बड़े फॉन्ट में लिखनी है और स्पीड में लिखनी है। आपको बड़े फॉन्ट में लिखनी है और स्पीड में लिखनी है। आराम सजाना नहीं पेपर को, आप स्पीड में लिखो बट फॉन्ट साइज बड़ा, क्योंकि पेपर चेक करने वाला व्यक्ति आपके आंसर को पढ़ना चाहता है, आपकी सजावट को नंबर नहीं मिलेंगे। तो बड़े फॉन्ट में लिखो। तो अब ये 5 पॉइंट है जैसे हैं आपके, तो ये 5 पॉइंट आपकी एक शीट पे आने चाहिए, एक शीट पर। तो उससे क्या होगा, जो व्यक्ति पेपर चेक कर रहा है ना, उसको ऐसी फीलिंग आएगी यार कि बड़ा मैटर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखाऊं आपको, जैसे ये पेज है ना, तो यहां पे लाइन खींच दी आपने, एक यहां पे लाइन खींच दी, यहां पे लिखो क्वेश्चन नंबर 1 है और यहां पे लिख रहे हो आप आंसर। तो आप इसे पूरा बड़े फॉन्ट में लिखो और पूरा इसको पूरा फिल कर दो। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति पेपर चेक कर रहा है, एक तो जब वो आपका आंसर शीट पकड़ेगा तो वजन होगा उसके अंदर, प्लस जब वो देखेगा यार पूरे पूरे पेज पे आपने इसका आंसर लिखा, 5 के 5 पॉइंट लिखे, तो आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा वो। इस बात पर ध्यान देना। तो ये तरीका मैंने बताया आपको कि कैसे आप कर सकते हैं एग्जाम में आंसर की राइटिंग। लगभग समय हो गया है, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, इस पे वक्त लगेगा। चलिए तो फिर एक काम करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं पूरा, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसे हमने आराम आराम से बिल्कुल तरीके से थ्योरी को पढ़ना शुरू किया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि आपको कैसा लगा, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप लिंक कर पाए जो चीज़ें मैंने आपको बताई, और आपको मजा आया कि नहीं आया। क्योंकि इन लेक्चर्स को करने से बेनिफिट ये होगा आपको कि आपको थ्योरी फील होगी, और एक बार थ्योरी आपको फील हो गई तो एग्जाम में आपको लिखना नहीं पड़ेगा। फील से मतलब आप फील करो, जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको आप समझो, महसूस करो, आपको महसूस होगी वो चीज़, आपको सोचना एज ए ओनर। तो ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। लाइक करने से मुझे पता लगेगा कि आपको मजा आया है। तो ऐसी वीडियो और बनाने के लिए मैं मोटिवेट होऊंगा, और मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, और मैं इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगा, पूरी सीरीज सारी की सारी थ्योरी कवर करेंगे स्टडी मैट से। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।